साबिर शाकिर साहब मौजूद है हमारे साथ। सर थैंक यू आपकी टाइम के लिए। आज एक खबर शाम से सर्कुलेट कर रही है, कुछ रिपोर्टर्स जो अडियाला को कवर करते हैं, खबर है कि अडियाला जेल में कोई बड़ी मुलाकात हुई है इमरान खान के, कोई अहम साथियों से मिलने चले गए, कई जगहों में खबर चली कोई लेफ्टिनेंट कर्नल साहब भी गए। क्या आपके पास इस खबर के हवाले से कुछ सदाकत या कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद? देखिए, इसके बारे में तो कंफर्मेशन आएगी जब कुछ चीजें कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ, लेकिन अदरवाइज आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो पाकिस्तान का सारा निज़ाम है वो स्टक है। पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा, और जो 3 साला मॉडल था हमारे फील्ड मार्शल का, हाइब्रिड प्लस जो इसको कहा जाता है, इसने पाकिस्तान को स्टक कर दिया है, पाकिस्तान के इदारों को मफलूज कर दिया है, और ये चीज़ें मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। अब सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन जमातें ये बातें कह रही हैं, बल्कि वो लोग जो कि बिल्कुल गैर सियासी हैं, प्रोफेशनल्स हैं और अपने अपने फील्ड के माहिर हैं, वो ये आपको करवा रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात व वाक़यात जो हैं वो बिल्कुल मखदूश हैं, और जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो बिल्कुल मर चुकी है, और अगर यही सिस्टम आपने चलाने की कोशिश की तो उसके बाद फिर कोई चांस नहीं है कोई बेहतरी का। अब ये बात नहीं है कि सिर्फ मैं तो अपोजिशन तो बल्कि बात करती नहीं है मईशत पे, और बहुत कम बात करती है। अब तो जो माहिरीन मईशत हैं वो अदाद शुमार पेश कर रहे हैं, जो हमारे इकोनॉमिक रिपोर्टर हैं जो मईशत को कवर करते हैं वो बयान कर रहे हैं, और हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक वो रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 सालों से कर्ज पर चल रहा है, और टैक्सेस जो हैं वो महाज ज्यादा। और साकिब शेरानी साहब की जो रिपोर्ट है कि 17 सालों में इतने टैक्सेस इकट्ठे किए गए जो पिछले 3 सालों में किए गए, 3 सालों में 17 साल के बराबर टैक्सेस इकट्ठे किए गए, और वो सारे आधे पैसे कर्जों सूद पे चले गए और आधे हुक्मरानों ने अपनी जात पे खर्च कर दिए। और इस वक्त $3 अरब माहाना और $36 अरब सालाना हुक्मरान सिर्फ अपनी तर्ज हुक्मरानी पे और उस पे खर्च कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये आज खुद एक अलार्मिंग है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इदारे भी कह रहे हैं कि इस डेडलॉक को और इस जिद को ख़त्म होना चाहिए और उस तरफ जाना चाहिए जो कि पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाए, ज़ाती इंतकाम, हसद, बुग़्ज़ से बाहर निकलें। क्योंकि 3 सालों में कौन सा, मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई पाकिस्तान का ख़ानदान, फ़र्द नहीं ख़ानदान कोई बचा हो जो कि झूठे मुकदमे का शिकार ना हुआ। और ये एक्चुअल और लेटेस्ट आप देख लें कि हमारे कल भी हम थे, लूटन में प्रोग्राम था इंसानी हकूक़ के हवालों से, तो उसमें भी ये जो कहते हैं ना कि एक बंद कमरों में बैठ के कहते हैं कि लोग ये भूल गए हैं, लोग भूले नहीं हैं, लोगों के अंदर ज़्यादा गुस्सा भी है और नफरत भी है। हकारत से देखते हैं, लूटन एक टाउन है और वहाँ पे कल तिल धरने की जगह नहीं थी उस हॉल में, और इंसानी हकूक़ का प्रोग्राम था। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, सोहराब बरकत, आगा सरवर और राय गुलाम अली और महरंग बलोच और PTM और जितने भी इस वक्त इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने सियासी कारकुनान इस वक्त जितने भी जेलों में कैद हैं, इस हवाले से प्रोग्राम था। और वहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं थी। यह है ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाकिस्तान के साथ लगाव। तो अगर हमारे हुक्मरान ये समझते हैं कि सब अच्छा है तो कबूतर की तरह आंखें बंद करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली जिस आदमी को, जिस लीडर को पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया है, उसकी तरफ इनको जाना पड़ेगा। उसकी तरफ जाएंगे या आपको लगता है? तो ये मुलाकात आज जो हम खबरें सुन रहे हैं, क्या वाकई फिर आज उसकी तरफ गया है कोई? इमरान खान या अपोजिशन, उन्होंने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, उन्होंने कभी अपने दरवाजे बंद नहीं किए। असल प्रॉब्लम दूसरी साइड पे है।
जो कि बदकिस्मती से एक खास वो माइंड सेट में चले गए हैं और वो समझते हैं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो दीन है और दीन के अहकामात के तहत कर रहा हूं, जो कि बिल्कुल गलत है। जिद, हठधर्मी, बोग्ज, इंतकाम दूसरी साइड पे है। इमरान खान जो अपोजिशन लीडर है, जिसको हकीकी तौर पे जिसको अवाम ने मुंतखब किया हुआ है, जिसकी जमात को मुंतखब किया हुआ है, जिसके साथ 80% अवाम उनके साथ हैं, और ये इनके अपने आदादोशुमारी अपने सर्वे बता रहे हैं, वो कहते हैं बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, इस जाली निज़ाम को ख़त्म करें, मैंडेट वापस करें, रूल ऑफ लॉ करें, आइन की बालादस्ती हो, तो उनकी हर बात का जवाब दिया जाता है फितना और फसाद। फितना और फसाद कहने से तो कोई फितना फसाद नहीं हो जाता। और फिर ये कि जब तक उनके साथ आप बातचीत नहीं करेंगे जिनसे आपने इक़्तिदार छीना है, और फिर अवाम अभी तक उनके साथ हैं, 3 साल बाद भी उनके साथ हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे पिंडी बॉयज को सोचना चाहिए कि वो कब तक एक ऐसे खानदान को, जिसको अवाम रिजेक्ट कर चुके हैं, जिसको सिस्टम रिजेक्ट कर चुका है, जिसको अदालतें सजाएं सुनाई जा चुकी थी, उस खानदान की खातिर, उसको रीइंस्टॉल की खातिर, उसके चश्मो चिराग और तीसरी नस्ल को इक़्तिदार सौंपने की खातिर वो पाकिस्तान को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, ये उनको सोचना चाहिए। सर, इस हवाले से बहुत सारी बातें भी है। आपने अगर देखा हो तो ऑन ऑफ द कैमरा ये सारे कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है फौज करवा रही है, जो कुछ भी हो रहा है फौज कर रही है। तो यानी ये इदारे के अपने अंदर फिर ये सैनिटी प्रिवेल नहीं कर रही, समझ नहीं पा रहे, या ऊपर वालों को कोई बता नहीं पा रहा कि लेवल भी उन्हीं पे लग रहा है, और अगले बता भी रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड भी जगह जगह बैठ के। तो ये सब कब खत्म किया जाए? नवाज शरीफ साहब और ये जो एक फैमिली है, इस फैमिली का पूरा थ्रू आउट एक ही है, वो है इंतकाम। वो किसी भी सूरत में उससे आगे पीछे नहीं होते। और अगर आपने उस खानदान को दोबारा इंस्टॉल करना है, उनकी बातों को मानना है, उनके कहने पे आपने इंतकाम लेना है, तो फिर पीछे को रह नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि पहले से बता दिया जाता है। इस वक्त जुबान ज़द आम है, यानी अदालतों के फैसले, अभी ट्रायल नहीं हुआ होता तो सजाएं पहले आ जाती हैं कि जनाब इस मुकदमे में इतनी सजा है, इस मुकदमे में इतनी सजा सुना दी जाएगी, फलां महीने सुना दी जाएगी और फलां वक्त सुना दी जाएगी। जब इतना सारा स्क्रिप्टेड, और इनको मैं वही कह रहा हूं कि ये इनको अकल भी नहीं है, इनको इंतकाम लेना भी नहीं आ रहा। ये इंतकाम लेते हुए भी इतने पागल और इतने बदमस्त हो जाते हैं कि वो सबको बताते फिरते हैं कि बस आप ये बयानियां बना दें, बयानियां बनाने के चक्कर में कि लोगों को आप मायूस करें कि जनाब इस बंदे ने और इस अपोजिशन ने, इन जमातों ने तो आना ही नहीं है, लिहाजा आप इतना बयानियां फैला दें कि आप बता दें कि सजाएं भी होंगी। अब अभी एक मुकदमे में, यानी कि जिसका ट्रायल भी मुकम्मल नहीं हुआ था, समातें मुकम्मल नहीं हुई थी, रातों रात बुला के अगले दिन सजा सुना दी। अब अभी वो उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई कि अगला भी रोड मैप आ गया कि अब अगला इस मुकदमे में सजा होगी, उसके बाद इस मुकदमे में होगी, फिर फौजी अदालत लगेगी। तो जब ये सारा कुछ इतना आप खुद ही अनफोल्ड कर रहे हैं तो फिर पीछे कुछ रह नहीं जाता। एक बात। दूसरी बात यह है कि जाहिर है ये हमारे नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी जो है, वो तो जब भी उनको मौका मिलता है वो कभी सरूर पैलेस चले जाते हैं, कभी कतर चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं, और प्लेटलेट्स भी खुद ही गिराए जाते हैं, सारे मिल मिला के, जनाब बाज फैज सब में मिल के गिराया। तो उनको तो पता है कि उनको तो किसी वक्त भी जब भी जाना होगा वो कुछ कर जाएंगे और उन्हें को रोकेगा नहीं। जो नून लीग के अंदर बाकी लोग हैं जिनके बाहर कोई असासाजात नहीं है और जिनके बाहर दौरे नहीं मिलते, उन्होंने तो पाकिस्तान में ही रहना है। तो वो तो अपने, वो कहते हैं कि ये सारी जो इंतकाम की आग, ये सारी हमारी तरफ ना आ जाए, कल को इन्होंने उड़ के चले जाना है और जैसे सरूर पैलेस गए थे तो हम कहाँ खड़े होंगे। तो इसलिए वो सारे के सारे अपनी निजी मुलाकातों में, निजी महफिलों में अपने आप के बारे में बताते रहते हैं कि जी इसमें हम नहीं हैं, ये सारे वही करवा रहे हैं। और जब आप नवाज शरीफ साहब के और मरीम साहबा की डिक्टेशन पे आपने अपने जर्नैलों को सजाएं सुनानी है, अपने जजों को फारिग करना है, अपने सियासी रहनुमाओं को फारिग करना है, मीडिया पर्सन्स को आपने निशाने इबरत बनाना है,
تو آپ پھر آپ ادارے کے سربراہ تو نہ ہوئے, پھر تو آپ ہوئے اس خاندان کے ایک پپٹ. تو یا آپ اس خاندان کے پپٹ بن جائیں اور پاکستان یہاں تک پہنچ چکا ہے, یا پھر آپ ادارے کے سربراہ بنیں اور ادارے کے سربراہ بن کے پھر جو آپ کو رپورٹ آتی ہے آفیشلی, جو پلز آ رہی ہے اس کے اکارڈنگلی چلیں اور انصاف کریں. تو جب تک یہ نہیں کریں گے تو یہ اسی طریقے سے ہم ڈکلائن کی طرف چلے جاتے رہیں گے. تابر صاحب, یہ مرتضی سرنگی والے اکاؤنٹ کا کیا معاملہ ہے؟ یہ اچانک سے بتایا گیا ایک تو منیر فاروق کی جانب سے کہ جان بوجھ کر بتایا انہوں نے, یا اس کے پیچھے کوئی اور کھیل ہے, اور اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ ہو گیا ہے؟ اس وقت ہو کیا رہا ہے, جنرل باجوہ کے زمانے سے لے کے, بلکہ جنرل کینی صاحب نے بھی یہی کام کیا, مینوورنگ کر کے انہوں نے ایکسٹینشن لینے کی کوشش کی. جنرل کینی صاحب نے ایک ایکسٹینشن لے لی, اگلی لینے کی کوشش کی مینوور کر کے. جنرل باجوہ آرمی چیف بنے مینوور کر کے. جنرل باجوہ نے ایکسٹینشن لی مینوورنگ کر کے. جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے مینوور کر کے. جب آپ فوج میں ایک ہوتا تھا, دو باتیں بہت سنتے تھے, بچپن سے سنتے آ رہے تھے. ایک جناب ڈسپلن بہت ہے, اور ایک میرٹ ہے. اگر کسی افسر نے سفارش کرا دی تو وہ سمجھیں اس کا کیریئر خراب ہو گیا. یہ دونوں چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں, نہ ڈسپلن ہے نہ میرٹ ہے. آپ آرمی چیف بننے کے لیے باقاعدہ طور پہ یوں لڑائی ہو رہی تھی نومبر 2022 میں, 3 جرنیلوں کی دو بدو تھے. ایسے لگ رہا تھا خدا نہ خواستہ پاکستان میں کچھ جنگ چھڑ گئی ہے. جنرل باجوہ وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے, جنرل فیض آرمی چیف, جنرل عاصم منیر آرمی چیف. یہ لڑائی چل رہی تھی. ان 3 جرنیلوں کی لڑائی نے 3 سال بعد پاکستان کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے. جنرل باجوہ ایکسٹینشن نہیں ملی, فارغ ہو گئے. جنرل فیض ڈراپ کر دیے گئے. عاصم منیر صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو آرمی چیف بنا دیا. وہ کامیاب ہو گئے. اور انہوں نے سب سے پہلے جنرل فیض کا مکو ٹھپنا تھا, وہ کسی نہ کسی بہانے کی وہ ان کو گرفتار کر لیا. ادھر سے عمران خان, ادھر سے بشرا بی بی, اور یہ 3 سال انہوں نے اسی انتقام میں گزار دیے. اور مینوورنگ کر کے جب آپ چیف آئے گا مینوور کر کے, تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر نیچے افسر دیکھتے ہیں کہ جناب اگر یہ سارا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, میرٹ پہ نہیں ہونا بلکہ ہونا ہے لیگ پولنگ سے اور شابہ پالش کرنے سے, تو پھر ہم بھی اس دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں. یہی لڑائی اس وقت فوج کے اندر ہے. یہی نوٹیفیکیشن پہ لڑائی تھی کہ اگر آپ نے میرٹ پہ لوگوں کو نہیں آنے دینا, جن کا حق بنتا ہے ان کا حق چھین کے آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو آپ کمپرومائز کرتے ہیں اصولوں پہ. جب آپ کمپرومائز کرتے ہیں تو یہ پھر ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سزا دینی ہے, آپ نے عمران خان کو نشانہ بنانا ہے, یہ صحافیوں کی لسٹ ہے آپ نے ان کو نشانہ بنانا ہے, یہ ججز کی لسٹ ہے آپ نے ان کو نشانہ بنانا ہے, ان کو ہماری نظروں کے سامنے سے ہٹا دیں, سسٹم سے نکال دیں, ہم ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. تو جب آپ فیلڈ مارشل ہیں, آپ ان کی ڈکٹیشن پہ یہ سارا کچھ کرتے رہیں گے تو پھر ظاہر نیچے جو ہیں وہ بھی کہیں گے. تو یہ نوٹیفیکیشن کے وقت بھی یہ لڑائی تھی. یہ جو تازہ نوٹیفیکیشن ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگلے جو 5 سینئر جرنیل ہیں, کور کمانڈرز ہیں, ان کی سمری جاتی. ان میں سے ایک فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز بنتا, دوسرا ڈپٹی آرمی چیف بنتا, تیسرا ڈی جی آئی ایس آئی بن جاتا, اور پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتے, اور ایک اسٹریٹجی فورس کا کمانڈر بن جاتا. تو یہ ہونا چاہیے تھا, یہ تو ہوا نہیں. اور اس کے بعد پھر لیگ پولنگ شروع ہو گئی. یہ جو ابصار عالم صاحب اور منیر فاروق صاحب بتا رہے ہیں, یہ وہی اندر کی لڑائی ہے. اب ڈی جی ایم آئی جو ہیں واجد عزیز, وہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی بننا چاہتے ہیں. فیصل نصیر جو ہیں وہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی بننا چاہتے ہیں. اور یہ بالکل وہی والا کھیل ہے کہ جنرل باجوہ کے 2 ستارے تھے, ایک جنرل عاصم منیر تھے اور ایک تھے جنرل فیض. ایک ڈی جی ایم آئی تھے اور ڈی جی سی تھے جنرل فیض. وہی اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہے. جنرل عاصم منیر صاحب کے بھی 2 ستارے ہیں, ایک واجد عزیز ہے, ایک فیصل نصیر ہے.
अब वाजिद अजीज साहब भी चाहते हैं मैं बन जाऊं, जैसे जनरल आसिम मुनीर साहब चाहते थे कि मैं बन जाऊं, जनरल फैज भी चाहते थे कि मैं बन जाऊं प्रमोट होके DGISI, तो अब फैसल नसीर चाहते हैं मैं बन जाऊं क्योंकि मेरी खिदमत ज्यादा हैं। तो वो लड़ाई जो जनरल बाजवा के जमाने में जनरल आसिम मुनीर और जनरल फैज की हो रही थी, वही लड़ाई इस वक्त जनरल आसिम मुनीर के जमाने में जनरल वाजिद अजीज और जनरल फैसल नसीर की हो रही है। और जब अपने लिए लॉबिंग करवाई जाती है मीडिया में आके, एक बंदा एक को एंगेज करता है, वो टांग खींचने की कोशिश करता है वाजिद अजीज की, दूसरा फैसल नसीर की टांग खींचने की कोशिश करता है। तो जब ये दोनों आते हैं मीडिया में तो फिर जाहिर है जी अपोजिट पार्टी आ जाती है। वो फिर ये लड़ाई जो अंदर है, ये प्रॉक्सीज हमें नजर आ रही हैं इस वक्त मीडिया में। एक प्रॉक्सी वाजिद अजीज की है, एक प्रॉक्सी फैसल नसीर की है, एक प्रॉक्सी कोई जनरल आसिम मुनीर की होगी, एक प्रॉक्सी किसी और की होगी। तो ये प्रॉक्सीज आपस में लड़ रहे हैं। ये हमारे जो एंकर पर्सन्स हैं, हमारे दानिश्वर हैं, ये उनके माउथ पीस आप कह लें, प्रॉक्सीज कह लें, आप जो भी कह लें, ये वो अंदर की लड़ाई है, वो बाहर नजर आ रही है। तो इसलिए ये जो कहा जाता है अब सोशल मीडिया शैतानी मीडिया, लेकिन अपने लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, वो हलाल हो जाता है। डिजिटल दहशतगर्दी, मैं और आप प्रोग्राम करेंगे तो ये डिजिटल दहशतगर्दी है। सियासत पी के बात करेगा तो ये डिजिटल दहशतगर्दी है। सोहराब को उठा लो, राय गुलाम अली को उठा लो, आगा सरवर को उठा लो, फलां को ऑफ एयर कर दो, फलां को बंद कर दो, फलां के इश्तिहार बंद कर दो, तो ये हलाल दहशतगर्दी और हराम दहशतगर्दी, हलाल शैतानी मीडिया और हराम शैतानी मीडिया, ये सारा कुछ चल रहा है। ये इनके अंदर की लड़ाइयां हैं। और जब पता चलता है कि जी हमारे बिग बॉस जो हैं वो भी मैनूवर कर रहे हैं, और मैनूवर करके वो आर्मी चीफ भी बन गए, मैनूवर करके उन्होंने एक्सटेंशन भी ले ली, तो फिर हमें ऐसी कौन सी बात नहीं है, हम क्यों नहीं कर सकते? ये है।